नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामविल पर। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद हमारी अब क्लास स्टार्ट हो रही है और काफ़ी दिनों से लगभग एक सप्ताह से वीडियो पड़ी नहीं है। तो अब हम लोग लेकर के जो क्लास उपस्थित हैं वो सीटेट का बैच होगा और सीटेट में हम लोग अब अपनी निरंतरता को बनाए रखेंगे। साथ ही साथ जो TRE 4.0 या फिर जो लोग LT ग्रेड की तैयारी करते हैं, ठीक है, या जो लोग साथियों किसी भी TGT PGT हुआ, TGT PGT हुआ, इनके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। मतलब प्रयास करेंगे कि अल्टरनेट करके बनाएं, लेकिन बनाएंगे जरूर। सीटेट की क्लासेस हमारी अब निरंतर चलेंगी, क्योंकि सीटेट का फरवरी में एग्जाम है आपका, ठीक है। ये क्लास हमारी निरंतर चलेगी। और आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए करंट अफेयर्स, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था लेकिन नहीं हो पाया, तो करंट अफेयर्स अब हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। यानी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं इस चैनल पर, आपको यूट्यूब चैनल पर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत आज की क्लास का बहुत झकास शुरुआत होगी और सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी के शिक्षण शास्त्र की। जो लोग सीटेट 2026 में देना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम बता दें कि शिक्षण शास्त्र में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। शिक्षण शास्त्र में आज के बाद से आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ये ध्यान में रखेंगे। मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको शिक्षण शास्त्र पढ़ाऊंगा, चाहे वो हिंदी शिक्षण शास्त्र हो, चाहे वो मैथ का शिक्षण शास्त्र हो, मैथ का भी आता है आपको, जानते हैं सीटेट में, चाहे वो EVS का शिक्षण शास्त्र हो, मैं सभी शिक्षण शास्त्र आपको पढ़ाऊंगा, निश्चित रूप से पढ़ाऊंगा। यानी 15 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण शास्त्र, इसके बाद मैथ्स के शिक्षण शास्त्र, EVS के शिक्षण शास्त्र, या जो भी होंगे CDP प्लस पेडागोजी, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस चैनल के माध्यम से करेंगे। और जो लोग TRE वाले हैं वो लोग भी ध्यान रखेंगे, उनके लिए लगातार वीडियो हम बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास के अंतर्गत हमने 15 क्वेश्चन हिंदी के शिक्षण शास्त्र का ले रखा है। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और इसके माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से शिक्षण शास्त्र के प्रश्न सही किए जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया कि निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। मेरे साथियों ध्यान रखेंगे, जब हम लोग भाषा की बात करते हैं तो औपचारिक भाषा का दो प्रयोग होता है। एक तो औपचारिक होता है और दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है? औपचारिक और अनौपचारिक, जैसे मान लीजिए जब बच्चा छोटा होता है वह घर परिवार में किसी भाषा का प्रयोग करता है, घर परिवार में किसी भाषा का प्रयोग करता है, तो ये जो भाषा होती है या मित्रों के बीच जो प्रयोग में करता है, ये भाषा विशेष तौर पर अनौपचारिक होती है। अपने सगे संबंधियों से अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन जब पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोली जाने वाली भाषा होती है, पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, ये लोगों की भाषा है, ठीक है। और स्कूलों में खासतौर पर औपचारिक भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। ये प्रथम भाषा को या द्वितीय भाषा को या गृह भाषा को या फिर मातृभाषा को। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने एक बात जाना था कि जो द्वितीय भाषा होती है, ये प्रथम भाषा क्या होती है? ये हमारी मातृभाषा होती है। ये मातृभाषा होती है जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा या जिसको हम लोग परिवार की भाषा कह सकते हैं, क्योंकि बालक का जो परिवार है, जो समाज है, जो क्षेत्र है, वो क्या होता है? परिवार होता है। और बालक का प्रारंभिक गुरु उसकी माँ होती है। इसलिए ये जो मातृभाषा है ये प्रथम भाषा होती है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो भाषा होती है साथियों, यह एक अनौपचारिक भाषा होती है। कैसी होती है? तो अनौपचारिक भाषा होती है। एक एक चीज़ों की बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे हम। अनौपचारिक भाषा होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो द्वितीय भाषा होती है, द्वितीय भाषा कोई भी हो सकती है। मान लीजिए हम दूसरी भाषा को सीख रहे हैं, तो ये जो दूसरी भाषा हम सीख रहे हैं ये औपचारिक रूप से हम लोग सीखते हैं, औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं। इसको अनौपचारिक रूप में हम लोग नहीं सीखते हैं। और जो मातृभाषा होती है यह अनौपचारिक भाषा होती है। इसका परिवार में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल में, अपने मित्रों से इस्तेमाल करते हैं, गाँव में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये मातृभाषा होती है। तो यहाँ पर सही हो गया आपका क्या? बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि कमेंट में आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, क्योंकि अब मैं आपको जो शिक्षण शास्त्र पढ़ा रहा हूं, इतना समझ लेना कि आज के बाद से कभी भी शिक्षण शास्त्र में दिक्कत नहीं होने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः। सबसे पहले हम यहां पर चर्चा आपको यह करेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे कि रचनावादी उपागम होता क्या है, इसकी चर्चा हम कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो रचनावादी उपागम होता है यह रचनात्मक शिक्षण, ठीक है, रचनात्मक शिक्षण जो होता है, रचनात्मक शिक्षण जो होता है ये ऐसी गतिविधि है, ऐसी विधि है जिसमें छात्र के पूर्व ज्ञान, छात्र के पूर्व ज्ञान, ठीक है, छात्र के पूर्व ज्ञान अवस्थाओं तथा कौशलों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौशल का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और रचनावादी उपागम जो होता है यह संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है। किस मायने में भिन्न है? पहला कार्य कि अर्थ पर बल देता है। तो ये बात सत्य है कि जो रचनावादी उपागम है ये अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान ही सीखे जाएं। या फिर पहला कार्य कि नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं, या नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, या ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। मेरे साथियों, मैंने आपको बताया कि जो रचनात्मक शिक्षण है, विशेष तौर पर जब हम रचनात्मक शिक्षण की बात करते हैं तो ऐसी गतिविधि है जिसमें छात्र के पूर्व ज्ञान अवस्थाओं तथा कौशल का इस्तेमाल किया जाता है और यह अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम जो हैं वह प्रक्रिया के दौरान ही सीख लिए जाएं। यह सबसे अच्छा होता है बालक के लिए, ठीक है ना। तो दूसरे में से जो दूसरे का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि रचनात्मक उपागम में, या आदेशात्मक उपागम में, या वर्णनात्मक उपागम में, या संरचनात्मक उपागम में। तो किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय ये सीधे सीधे कह दिया जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब सीधे सीधे कह दिया जाएगा इसका मतलब है कि उनको आदेश दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं आदेशात्मक उपागम। रचनात्मक उपागम क्या होता है इसकी चर्चा हमने यहां पर कर भी दिया था आपको। दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहां पर मैंने लिखा है रचनात्मक उपागम के विषय में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 करें, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। साथियों ध्यान रखेंगे कि जब आप किसी भी अभ्यास या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। और यहां पर अभिग्रहण एक शब्द आया हुआ है। अभिग्रहण क्या होता है? देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है आशुबेल, आपने नाम सुना होगा। जो आशुबेल हैं इन्होंने कहा है कि भाई सीखना 2 प्रकार से होता है। आशुबेल के अनुसार सीखना 2 प्रकार से होता है। सीखना 2 प्रकार से होता है, यानी बालक 2 प्रकार से सीखता है। एक तो होता है रटकर अभिग्रहण सीखना, रटकर अभिग्रहण सीखना, अभिग्रहण सीखना। और दूसरा होता है अर्थपूर्ण अभिग्रहण सीखना, अर्थपूर्ण अभिग्रहण सीखना, अभिग्रहण सीखना। इन दोनों बातों को समझ लीजिए। जैसे आशुबेल ने यह कहा है कि बच्चे केवल रट करके नहीं सीखते हैं, बल्कि जो अभिग्रहण होता है यह समझ करके भी हो सकता है, यानी अर्थपूर्ण भी अभिग्रहण हो सकता है। यह आशुबेल ने कहा है, ठीक है ना। तो अभिग्रहण के संबंध में इन्होंने ये कहा कि भाई सीखना 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो सीधे किसी चीज को रट लीजिए, बालक रट लेता है, और दूसरा उसको समझ करके सीखता है तो भी अभिग्रहण होता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कह रहा है कि योगात्मक आकलन, मतलब योगात्मक आकलन क्या है। पहला कह रहा है कि यह निदानात्मक और उपचारात्मक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निदानात्मक आकलन होता क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चा को आप कोई चीज बोल रहे हैं, वो लिख रहा है, ठीक है, समझिएगा।
उसने कोई चीज लिखा और आप बीच बीच में क्लास में घूम करके, आप एक अध्यापक हैं और बीच बीच में क्लास में घूम करके आप उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो जब बच्चे को चेक करते हैं तो मान लीजिए कि चेक करने में कहीं उसको त्रुटियां मिली, है ना, उसको कहीं त्रुटियां मिल गई, आप 2-3 त्रुटियों को उसको घेर दिए। क्लियर है? यह हुआ आपका निदानात्मक। जब उसका परीक्षण करते हैं तो यह निदानात्मक होता है। लेकिन साथियों ध्यान रखना है कि जब उसका उपचार करते हैं कि यहां पर गलती है, इसका यह नहीं यह होगा, तो इसे उपचारात्मक कहते हैं। इन दोनों शब्दों को आप समझते रहिएगा। दूसरा कार्य है ऑप्शन कि विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, और तीसरा ऑप्शन आपका कार्य है कि शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, और चौथा कार्य है कि शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो योगात्मक आकलन होता है वो शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यह कार्य किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। मेरे साथियों ये कार्य है ना कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा किसी भाषा प्रयोग करता है, वो लिखता है, शब्दों को लिखता है, कई वर्तनियां वो गलत लिखता है, लेकिन उसके बाद भी आप समग्र भाषा प्रयोग के लिए उसको अच्छे अंक देते हैं। देखिए ये बच्चों को प्रोत्साहित करता है। जब बच्चा कोई गलती करता है तो उसको आपको काटना नहीं है, ये आपका गलत है, ये काटना नहीं चाहिए उसको। बच्चे को इससे प्रोत्साहित करना चाहिए कि देखिए ऐसे लिखेंगे तो और बढ़िया होगा, ऐसे लिखेंगे तो और बढ़िया होता है। तो ये बोल रहा है कि समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। समग्र भाषा में या रचनावादी का इसको कहते हैं, या संप्रेषणात्मक में या व्यवहारवाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा समग्र भाषा, है ना। यानी समग्र भाषा जो उपागम है इसमें बच्चा कई शब्दों की वर्तनी करता है, लेकिन उसके बाद भी हम समग्र भाषा प्रयोग के लिए उसको अच्छे अंक देते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो शिक्षण शास्त्र आपको बहुत मजा आएगा समझने में, और जैसे ही हम आपको 2-3 सेट पढ़ाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना अच्छा से शिक्षण शास्त्र हमको समझ में आ रहा है। साथियों एक ऐसा टॉपिक है शिक्षण शास्त्र, एक ऐसा विषय के रूप में प्रसिद्ध पा गया कि यह सबको समझ में नहीं आता है जब तक आप बालक को नहीं समझेंगे। बालक को नहीं समझेंगे तब तक शिक्षण शास्त्र समझ नहीं पाएंगे। और आजकल तो पाठ्यपुस्तक से लेकर के यूट्यूब चैनलों पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह करें कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है। देखिए सरसरी पठन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज को हम तेजी से पढ़ते हुए चलते हैं, यह सरसरी तौर पर पठन कहते हैं। लेकिन जब किसी विशिष्ट सूचना को, ये एक शब्द दिया हुआ है विशिष्ट सूचना, अगर मान लीजिए आप किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो इसको बारीकी से पठन कहा जाता है। क्या कहते हैं? बहुत ही बारीकी से पठन इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और जब पठन कौशल की बात करते हैं साथियों, जो पठन कौशल होता है, ये पठन कौशल निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जब बालक पढ़ता है तो आप देखते होंगे कि बालक सस्वर पाठन भी करता है, सस्वर पाठन भी होता है, मतलब सस्वर पठन कहेंगे, पठन की बात कर रहे हैं, सस्वर पठन होता है, पठन होता है। इसके बाद मौन पठन भी होता है, मौन पठन भी होता है। इसके बाद गहन पठन होता है, गहन पठन होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद आपका व्यापक पठन होता है, व्यापक पठन होता है। ये सारे पठन के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बारीकी से पठन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि दो उत्पादक भाषा कौशलों में निम्न में से कौन से दो उत्पादक भाषा कौशलों में से कौन से शामिल हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है कि पठन और लेखन। देखिए भाषा कौशलों में वाचन और लेखन सम्मिलित है। सीधा आप समझ लीजिए कि उत्पादक भाषा कौशल में वाचन, ये मिस्टेक हो गया, वाचन, वाचन और लेखन, वाचन और लेखन, ये दो चीज सम्मिलित होता है। और वाचन और लेखन आप देख सकते हैं कि विकल्प डी में दिया हुआ है, इसलिए विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बाकी कोई चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रथम भाषा वह है जो बच्चे, आप समझिए
आप छोड़ दीजिए, इस ऑप्शन को हटा दीजिए दिमाग से अपने। सबसे पहले ये सोचिए कि पहली भाषा होती क्या है। ये पहली भाषा हमारी होती है मातृभाषा। कैसी होती है? मातृभाषा। मैं आपको यहीं पर सारी बातें समझा दूंगा। ये मातृभाषा वो है जो बच्चों को सीखना नहीं पड़ता है। बच्चे क्या करते हैं? इसको अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। ये कहाँ से अर्जित करते हैं? तो अपने परिवार से अर्जित करते हैं, अपने माता पिता से अर्जित करते हैं, अपने आस पड़ोस से अर्जित करते हैं। यानी एक तरह से क्षेत्रीय भाषा भी होती है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन। कह रहे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं। देखिए, इसके लिए पहली बात, विशेष प्रयास नहीं किया जाता है। जो पहली भाषा होती है यह सहज भाषा होती है। क्या होती है? सहज भाषा होती है, स्वाभाविक भाषा होती है। इसको बच्चा मतलब सुन करके अपने आप ही अर्जित कर लेता है। इसको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चे को। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि प्रथम भाषा वह है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में, तो ये जो विशेष प्रयास करके दिया हुआ है ये यहां पर गलत हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन को खारिज करते हैं। कह रहे बिना प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है इसके लिए, प्रथम भाषा के लिए। तो बिना प्रयास किए, बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से वो अर्जित कर लेते हैं। यानी खासतौर पर आप देखते होंगे कि जो उसके आसपास का परिवेश, सबसे पहला जो समाज होता है बालक का, वो परिवार ही होता है, और परिवार में यह माता पिता से अर्जित कर लेते हैं। कह रहे औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं। देखिए, यह अनौपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जो मातृभाषा होती है यह एक अनौपचारिक भाषा होती है। अनौपचारिक भाषा होती है, मैं बार बार बता रहा हूं, औपचारिक नहीं होता, ये गलत है आपका। ये भी काट देते हैं। औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं, ये गलत है। क्लियर है? तो सिर्फ एक ही आंसर सही ही हुआ, बी वाला। देख रहे हैं कितने अच्छे से आपको शिक्षण शास्त्र यहां पर समझ में आ जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादक और बोध है? यानी ध्वनि का उत्पादक और बोध कौन सा है? यहां पर ए ऑप्शन दिया हुआ है स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वानिकी और वाक्य विन्यास। इसका सही आंसर स्वानिकी होगा। अब एक बहुत ही टिपिकल सा वर्ड है, यह एक वैज्ञानिक शब्द है, वैज्ञानिकी शब्द है स्वानिकी। स्वानिकी या इसी को हम लोग स्वर विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान कहते हैं। इसमें होता क्या है स्वानिकी या स्वर विज्ञान में? यह भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा जो मानव है, मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। यानी इसमें क्या करते हैं? जो ध्वनि है उन ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसे हम लोग स्वानिकी कहते हैं। ठीक है ना? और ध्वनि क्या है? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? कह रहे कि विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, नहीं है बोला है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। तो कह रहे कि विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते, ये तो है आपका। विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ये भी है। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। देखिए, जब विद्यार्थी किसी चीज को बोलता है ना, तो जब भी आपका कहीं भी ऑप्शन में व्याकरणिक नियम की बात कर दिया, तो बच्चों को व्याकरणिक नियम पर ध्यान नहीं देना चाहिए भाषा बोलने में। वो तो एक वाक्य बोल जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कौन सा नियम कहां पर अप्लाई किए हैं, और विशेष तौर पर वो वाक्य को बोल जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी मातृभाषा है, वह उसको परिवार में, समाज में अर्जित किया है। तो व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, यह बात आपका गलत हो जाएगा। यह श्रव्य भाषिक ड्रिल का आंसर नहीं माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यह कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? पहला कार्य कि संरचनात्मक उपागम है, दूसरा कार्य संप्रेषणात्मक उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है, या समग्र भाषा उपागम है। तो कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? यह संप्रेषणात्मक उपागम होता है। संप्रेषण क्या होता है भाई? संप्रेषण किसे कहते हैं? संप्रेषण समझिएगा, एक शब्द आप जानते होंगे, प्रेषण, प्रेषण, ठीक है, और एक शब्द जानते होंगे प्रेषक, प्रेषक, प्रेषक से ही प्रेषण बना हुआ है। प्रेषक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई लेटर वेटर लिखता है ना, तो वो लेटर को जो भेजने वाला है उसी को कहते हैं प्रेषक, यानी भेजने वाला है। ठीक, यहीं से प्रेषण बना है, और इसी से मनोविज्ञान की भाषा में या शिक्षा शास्त्र की भाषा में हम लोग इसको संप्रेषण शब्द से जानते हैं।
संप्रेषण मीन्स होता क्या है? विचारों का या भाषा विचारों का आदान प्रदान। भाषा विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान ये क्या कहलाता है? इसी को संप्रेषण कहते हैं। यानी संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्ति जब अपनी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो इसे हम लोग संप्रेषण कहते हैं। और संप्रेषणात्मक उपागम इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? यानी अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? पाला कार्य की पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, तो भाई ये तो आएगा ही, कहीं न कहीं अर्थ आधारित गतिविधि है। पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं। पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, ये अर्थ आधारित गतिविधि है। लेकिन प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये अर्थ आधारित गतिविधियों में नहीं आता है। इसलिए इस प्रश्न का जो डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यह कह रहे अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? पहला कार्य की लचीलापन का अभाव, दूसरा कार्य अध्यापक केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है और एक ही तरीके पर आधारित होता है। साथियों, जब भी हम अधिगम योजना बनाते हैं, अधिगम योजना बनाते हैं, ये योजना किसके लिए बनाएंगे आप? अगर अधिगम योजना बनाएंगे तो ये योजना किसके लिए बनाएंगे? बालक के लिए बनाएंगे। किसके लिए? बालक के लिए। और जब भी अधिगम योजना हम बनाते हैं तो बालक इसमें केंद्र में होता है। यानी बालक को ध्यान में रखते हुए ही हम इस योजना को या पाठ्य सामग्री को हम तैयार करते हैं। पाठ्य पुस्तकों को अगर हम लोग कहीं भी किसी भी कक्षा में स्थान देते हैं तो बालक को ध्यान में रखना है कि किस तरह की पाठ्य सामग्री वहां पर इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो बालक केंद्रित होता है, इसलिए विकल्प आपके सी करेक्ट होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे कि गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? जब हम गलतियां करता है बालक, तो उसका जब विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है तो वो त्रुटि विश्लेषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भाई त्रुटियों का विश्लेषण करते हैं हम, तो वहां पर हम लोग उसको बोलते हैं त्रुटि विश्लेषण। तो विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तुलनात्मक विश्लेषण नहीं होता है और वाक्य विश्लेषण शब्द नहीं। तुलनात्मक विश्लेषण क्या होता है कि जब दो बालक हैं या दो से अधिक बालक हैं, हम उनका तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं कि कौन सा बालक भाई अच्छे अंक पाया है और कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत रखते हैं। साथियों, हमें विश्वास है कि ये हम शिक्षण शास्त्र की जो शुरुआत की है पढ़ाने की, बहुत सारे साथियों को शिक्षण शास्त्र में बहुत समस्या होती है ना, बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। और इसके लिए जो ये शुरुआत हमने किया है शिक्षण शास्त्र की, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। अगली वीडियो हमारी इसी तरह से अब डेली आपको मिलती रहेगी, यानी फरवरी तक, जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।